Hey guys, this is Raghuya. Last time we dealt with the various terms and terminologies related to that of a aircraft wing and balancing. Today we will deal with the aircraft wing procedure. And this topic will not end today itself. It will take series of videos to complete this topic. But we will start with what is the importance behind aircraft wing procedure. उसका importance क्या है, एंड एट द सेम टाइम हम लोग ये भी देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे पता करते हैं एयरक्राफ्ट का. हम लोग ये भी देखेंगे कि ये सब का जिक्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एम्प्टी वेट कंडीशन, ये सब जो है कौन कौन से मैनुअल्स में आपको अवेलेबल होगा, आपको किधर मिलेगा, इस सब के बारे में जिक्र, ये सब के बारे में हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. जनरल कॉन्सेप्ट. जब मैं बोलता हूँ कि मेन रीज़न फॉर वेइंग करने का मेन रीज़न क्या है, दो रीज़न है बेसिकली. एम्प्टी वेट पता करना एंड बैलेंसिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना. सेंटर एम्प्टी वेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है वो पता करना ही हमारा वेइंग करने का मेन रीज़न होता है. तो जब हम लोग वेइंग करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब पता करने से क्या पता चलता है हमें. अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको एयरक्राफ्ट का पहले से पता है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता है, उसका एम्प्टी वेट कितना पता है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, रैम्प वेट, वो सब भी आपको आइडिया है, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है नोज़ की तरफ नज़दीक आ रहा है, तो यू नीड टू इंक्रीज द वेट टूवर्ड्स द टेल. अगर टेल की तरफ ज़्यादा वेट गिर रहा है तो यू नीड टू इंक्रीज द वेट टूवर्ड्स द नोज़. तो सेंटर ऑफ हम लोग वैसे वेट ऐड कर सकते हैं ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेल हैवी या नोस हैवी कंडीशन एक्यूम ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो ये सब को ध्यान, ये सब कैलकुलेट करने के लिए किधर वेट ज़्यादा डालना है, किधर कार्गो डालना है, किधर कितना वेट का पैसेंजर्स को उधर आगे रखना है, कितने पैसेंजर्स को पीछे रखना है, ये सब डिसाइड करने के लिए हमें पहली बात ये पता होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट का एम्प्टी वेट क्या है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है. तो ये सब पता करोगे तभी आप यू कैन टेक कितना पेलोड को अंदर जाएगा, कितना पेलोड कौन से लोकेशन में जाएगा, ये सब आप डिसाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड एम्प्टी वेट कंडीशन ऑफ द एयरक्राफ्ट. तो हम सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे पता करते हैं. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस प्लैंक. हम लोग एयरक्राफ्ट को थोड़ी देर के लिए हम लोग जस्ट अगर हम ये प्लैंक को एयरक्राफ्ट कंसीडर करते हैं, मैं ये देख लिया, ऐसा एग्जांपल लीजिएगा. अगर प्लैंक को एक एयरक्राफ्ट कंसीडर करते हो, ये 0 इंच को अगर आप एक डेटम लाइन कंसीडर करोगे, ये 50 पाउंड, 125 पाउंड्स, 80 पाउंड्स को अगर आप अलग अलग कंपोनेंट्स विच आर विद इन द एयरक्राफ्ट उस वैसे एज्यूम करोगे, ये 30 इंच फ्रॉम 0 इंच, 60 इंच फ्रॉम द 0 इंच, ये सबको आर्म कंसीडर करोगे, तो यू कैन मेक अ टेबल आउट ऑफ इट. यू कैन मेक अ टेबल आउट ऑफ इट. 50 पाउंड वेट के लिए उसका वेट क्या है 50, एंड उसका आर्म क्या है 30, एंड उसका मोमेंट क्या है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ आर्म एंड वेट क्या होता है, मोमेंट ना, तो दोनों का प्रोडक्ट करेगा तो हमें 1500 मिलता है. ऐसे करके अलग अलग हम लोग पूरा टेबल बनाते हैं. मैं बता रहा हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे पता करते हैं, तो ये लीजिएगा. तो अलग अलग 50 प्लस ये जो है प्रोडक्ट कीजिएगा, 125 का वेट, उसका आर्म क्या है, यू विल गेट द मूवमेंट एंड ऑल. तो ऐसा करके आपको एक टेबल बनाओगे. जब टेबल बनाने के बाद लास्ट में आप क्या करो, टोटल कर दीजिएगा, सबका टोटल कर दीजिएगा. जब टोटल करोगे स्पेशली आर्म का, यू विल गेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द जॉब. ये टोटल करोगे तो सबको ऐड करने के बाद इस केस में जो है स्पेशली अगर आप वन ऑफ द एंड में जैसे इधर ये एक एंड में अगर करते हो तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको आर्म अगर पता नहीं है, यू नो द वेट एंड मोमेंट, तो यू कैन डिवाइड द मोमेंट विद दैट ऑफ वेट एंड यू विल गेट द आर्म. ये कंडीशन सही है जब आपको एक आपका जो ये डेटम लाइन जो है नोज़ के नज़दीक है, या आपका डेटम लाइन जो है आपको फर्देस्ट एंड है, तो ऐसा आप कैलकुलेट कर सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करने के लिए. 106 इज़ नथिंग बट 106.9 जो आपको वैल्यू मिल रहा है वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. तो सबको ऐड करना है. सबको ऐड करने के बाद आपको ईजीली आप आर्म पता कर सकते हो. जैसे इधर बताया गया है
तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करने के लिए क्या करोगे, टोटल मूवमेंट डिवाइड बाय टोटल वेट। अगर आपको आर्म अगर ऐड नहीं कर सकते आप, सबका आर्म आपको पता नहीं है, तो यू कैन फाइंड ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी by dividing total movement with total weight and you will get the 106.9। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली भी चेक करना चाहिए, एट द सेम टाइम आपको न्यूमेरिकल मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आपका दोनों मैच करता है प्रैक्टिकली एज वेल एज मैथमेटिकली, आपका वैल्यू 100% सेफ है, मतलब राइट है। तो सबसे पहले आप सबका सारे कंपोनेंट्स का वेट पता करोगे, सब सारे कंपोनेंट का वेट, उसका आर्म आपको पता है, एंड द सेम टाइम उसका आप मूवमेंट पता कर सकते हो। बाय डिवाइडिंग अ मूवमेंट विद दैट ऑफ अ वेट यू विल गेट द आर्म मैनुअली, मतलब मैकेनिक आप ये डायरेक्ट प्रैक्टिकली देख सकते हैं। उसके बाद सारे मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करोगे। अगर दोनों मैच करता है यू कैन कंफर्म दैट आप जो भी आपने जो फाइंड किया है प्रैक्टिकली वो सही है, आप एज्यूम कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। इफ़ एट ऑल आपका डेटम लाइन जो है वन ऑफ द कॉर्नर में है, नोस एंड में या टेल एंड में है, वैसे केस में आप ये ऐसा टाइप का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कंडीशन मिलता है जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सेंटर में, डायरेक्ट सेंटर में, जैसे 200 इंच का प्लैंक है, इफ एट ऑल 200 इंच का प्लैंक है एंड उस आपका जो डेटम लाइन जो है एकदम बीचों बीच 100 इंच के पास है, इफ एट ऑल दिस इज़ अ 200 इंच प्लैंक, इसके एकदम सेंटर में अगर डेटम लाइन है, तो आपको पता है कि डेटम लाइन के जो राइट साइड में या फॉरवर्ड एंड में अगर कुछ भी वेट रखते हो, उसका आर्म जो हमेशा नेगेटिव में रहेगा। एट द सेम टाइम डेटम लाइन के राइट साइड में, दैट इज़ बियॉन्ड अगर आप देखते हो, तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मैंने शायद आपको आर्म के बारे में पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि हवाई ये आर्म पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, मैंने पढ़ाया था। तो इफ़ एट ऑल अगर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे सब नेगेटिव रहेंगे, सब राइट साइड में देखेंगे वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये सब आपको पता है। तो अगर आप बीच में कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट अगर देखेंगे, ये कंपोनेंट का वेट 80 पाउंड है, 125 पाउंड है, 90 पाउंड या 50 पाउंड से, ये सब जो है अलग अलग कंपाउंड से उसका वेट है, उसके आर्म्स है, सिमिलर टू दैट ऑफ अ प्रीवियस पिक। थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है, उस केस में जो है ये 0 इंच जो है स्टार्टिंग में था, बट इस केस में 0 इंच जो है सेंटर में, इसका डेटम लाइन सेंटर में, उसका डेटम लाइन जो स्टार्टिंग में था। तो इस केस में, इसको ऐसे केस में हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे पता किया जाएगा, सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है। बट इस केस में क्या होगा, ये आप दो टेबल्स बनाओगे। एक केस में क्या करोगे, लेफ़्ट हैंड साइड वाला डेटम लाइन के लेफ़्ट हैंड साइड वाले का तो आप टोटल वेट, आर्म एंड मूवमेंट पता करोगे, एंड सेकेंड टेबल बनाओगे जिसके अंदर आप क्या करोगे, वेट, आर्म एंड मूवमेंट फॉर द राइट हैंड साइड ऑफ द डेटम लाइन। दोनों को अलग अलग टेबल में कैलकुलेट कर सकते हो एंड दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दीजिएगा। इफ एट ऑल यू आप उस दोनों के आर्म को आप कैलकुलेट करने के बाद दोनों के आर्म का अगर माइनस करोगे, यू विल गेट दिस वैल्यू, यू विल गेट सर्टन वैल्यू। अगर आप देखें जैसे आपको 6.9 का वैल्यू मिलेगा। अगर आप अलग अलग टेबल बनाना नहीं चाहते, इन दैट केस आप माइनस साइन को ऐड रख दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 इंटू -70 यू विल गेट -3500। एंड सिमिलरली अगर आप पॉजिटिव साइड में देखेंगे 50 + 25, ये सबको ऐड करना है एंड लास्ट में जो है माइनस और दोनों को प्लस करके इन दोनों आप लास्ट में आपको क्या मिलेगा, मूवमेंट मिलेगा। एंड सिमिलरली वेट को कुछ हम लोग ने निकाला नहीं है तो सारे वेट पॉजिटिव है, एंड आप माइनस प्लस करके आर्म भी पता करोगे। तो आप ये जो है आप मैथमेटिकली पता कर सकते हैं एज वेल एज प्रैक्टिकली भी आप पता कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। तो दिस इज़ हाउ आप वेट एंड आर्म एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता कर सकते हैं। जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करते हो तो इसको हम लोग अलग अलग तरीके में अप्लाई भी कर सकते हैं। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको किधर कौन से मैनुअल्स में मिलेगा अगर पूछोगे, तो एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकेशन में मिलेगा आपको। सिमिलरली एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग लिमिटेशंस में मिलेगा। ये जो है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर के ही सप्लाई करता है। सिमिलरली एयरक्राफ्ट फ्लाइट मैनुअल जो रहता है वो भी, उसके अंदर भी आपको वेट एंड बैलेंस का डेटा मिलेगा।
एंड इट इज़ ऑल्सो सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। सिमिलरली और एक आपको मैनुअल मिलेगा, दैट इज़ एयरक्राफ्ट वेट एंड बैलेंस रिपोर्ट। ये जो है मैन्युफैक्चर स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चर सप्लाई करेगा, बट उसके बाद जो है एयरक्राफ्ट का वेट जो है बढ़ता रहता है, डर्ट की वजह से बोलो ना, ओवरऑल पेंटिंग की वजह से बोल हो सकता है। सिमिलरली आपका चेयर्स टेबल, ये जो भी अंदर जो सीट्स है, वो सीट्स को चेंज करने की वजह से, उनका वेट बदलने की वजह से, ये सब पेलोड बढ़ने घटने अलग अलग रीजंस होते हैं। तो उसके लिए अलग से आपको वेट एंड बैलेंस जो है टेक्नीशियन बनाता है। आपके एयरपोर्ट में आने के बाद, आपके ये हैंगर में आने के बाद जो है अलग से आपको आपके टेक्नीशियन को वेइंग करना पड़ता है, बैलेंसिंग करना पड़ता है, एंड उसका जो रिकॉर्डिंग जो है एयरक्राफ्ट वेट एंड बैलेंस रिपोर्ट में किया जाता है। सिमिलरली आपका जो एयरक्राफ्ट टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट में भी इसका जिक्र मिलेगा कि आपका वेट एंड बैलेंस डेटा है क्या। हियर कम्स एंड ऑफ द टॉपिक। अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछिएगा।